हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ को डिस्कस करेंगे। उसमें हम पूरी तरह से फोकस करेंगे लैंड फॉर्म्स पे। क्यों? क्योंकि लैंड फॉर्म्स ही कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, यानी जहां कभी पर्वत हुआ करता था वहां कैसे मैदान हो गया, जहां कभी रिवर बहुत तेज बहा करती थी वहां कैसे उसका स्लो हो गया। ये सब चीजें, जैसे कहीं पठार हुआ करता था, प्लेटू हुआ करता था, वहां कैसे आज वाटरफॉल बन गए। तो ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। लैंड फॉर्म्स के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है, प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 6 में आप अच्छे से सीख चुके हैं कि वेरियस लैंड फॉर्म्स क्या क्या हैं। ज्योग्राफी का शायद लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर था ये, जो कि मैंने आपको बताया था। अब लैंड फॉर्म्स क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं लिथोस्फेयर से, तो लिथोस्फेयर पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। लिथोस्फेयर भी आप सीख चुके हैं, जब हम इस साल हमारा एनवायरनमेंट वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो उसमें लिथोस्फेयर आप सीख चुके हैं। हाइड्रोस्फेयर भी उसके बारे में आपको पता है, बायोस्फेयर के बारे में भी, एटमॉस्फेयर के बारे में जब हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे तो ये सारे कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब लिथोस्फेयर पे जब आ गए हैं तो लिथोस्फेयर के लिए कुछ बेसिक चीजें हम शुरू करेंगे। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको आप नजरअंदाज करें कि ये आपके लिए अभी नहीं है, मैं एक नया डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं। देखो, पृथ्वी की बनावट समझनी पड़ेगी पहले हमें। जैसे मानो पृथ्वी के नीचे बनावट मैंने आपको बताई है, 3 चीज मैंने आपको बताई थी। कौन कौन सी? सबसे ऊपर क्रस्ट, भूप्रपटी, मेंटल और कोर। ये 3 चीजें आपने पिछले जो लेक्चर है उसके बारे में इनसाइड ओवर अर्थ में हमने सीखा था। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है, वो डायरेक्ट इसके टच में होता है क्रस्ट के। मेंटल क्या है? मेंटल सेमी लिक्विड फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है? सेमी लिक्विड फॉर्म। और वहां टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे, नीचे में जाएंगे, जैसे मानो ये पूरा आपका अर्थ सरफेस है, इसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बीच में क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के साथ क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर वहां बहुत ज्यादा मिल जाता है, 1000 डिग्री, 1200 डिग्री, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। और भी कोर में जाएंगे तो ये चीजें हम प्रीवियस चीज में सीख चुके हैं। अब क्योंकि हमारा फोकस है आज लिथोस्फेयर में, तो ये मानो पूरा आपका मेंटल, क्या बोलोगे इसको? मेंटल। ये पूरा सेमी लिक्विड फॉर्म में है। इसको बोला जाता है एस्थोनोस्फेयर। एस्थोनोस्फेयर हिंदी में इसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। देखो, इस एस्थेनोस्फेयर पे या इस दुर्बलता मंडल, जो कि किसमें है? मेंटल से रिलेटेड है। यहाँ कैसी फॉर्म है? सेमी लिक्विड फॉर्म में। क्या तैर रहा है यहाँ? मैग्मा। यहाँ क्या होगा? मैग्मा। हमारे पृथ्वी के इन साइड में क्या है? मैग्मा। यानी हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की विभिन्न जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। जैसे मानो ये पूरा आपका मैग्मा एक पूरा सेंटर हो गया, एस्थोनोस्फेयर। इसके ऊपर जो क्रस्ट है ना, वो अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है। अलग अलग, एक प्लेट ये हो गई, फिर दूसरी प्लेट ये हो गई, फिर तीसरी प्लेट ये हो गई, फिर चौथी प्लेट ये हो गई। ऐसे मेजर जो प्लेट है ना, वो है 6 बड़ी बड़ी प्लेटें, और छोटी छोटी प्लेटें बहुत हैं। अब मैं आपको उसकी सहायता से बताता हूं, मैप की सहायता से। ये आपके सामने मैप है। तो ये देखो, ये तो है आपका कॉन्टिनेंटल जोन, यानी जहां पृथ्वी है, लैंड है सीधा। ये ओशनिक बॉडी है, यहाँ पानी है। तो अब आप जरा कंसेप्ट थोड़ा सा बताइए कि जो पानी होगा वो ऊंचे भाग पे भरेगा या नीचे? जैसे ये प्लेन है तो पानी, ये 2 चीजें हैं, तो पानी यहां से यूं जाएगा नीचे की तरफ। यदि हम इसको नीचे कर देंगे तो, और ऐसे कर लेंगे तो पानी यहां जमा हो जाएगा। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि ये जो फॉर्म है ये ऊंचे हैं और ये नीचे हैं, इसलिए तो पानी है। तो पानी का काम क्या हो रहा है? यहां से बह के इधर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि पानी इधर से इधर आएगा। इधर कब आएगा? जब ये इसके लेवल से नीचे चले जाएंगे। अब मेरे को बताना आपको ये है कि मेजर जो प्लेट्स हैं उसमें देखो, एक प्लेट तो ये हो गई, एक प्लेट 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 पूरी ये हो गई। तो ये 6 प्लेट हैं जो कि किस पे तैर रही हैं? हमारे
एस्थेनोस्फेयर पे, इसके ऊपर तैर रही हैं ये मतलब क्या होता है, ये मूवमेंट करती हैं, बहुत कम गति पर मूवमेंट करती हैं। इनकी जो गति होती है, इनका जो मूवमेंट होता है, उसकी जो स्पीड है वो हर प्लेट की अलग अलग है। हो सकता है कोई प्लेट ज्यादा गति से ज्यादा तेज मूवमेंट करे, कोई कम उससे मूवमेंट करे, लेकिन हम एवरेज देखें तो बहुत ही कम मिलीमीटर, बहुत कम मिलीमीटर ये क्या कर रहे हैं, अपनी गति करते हैं, बहुत ही कम स्पीड से। ऐसा नहीं है जैसे मानो ये दुर्बलता मंडल होगी, ये प्लेट हो गई, आप एग्जांपल समझ लिए, इसके नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल यानी आपका एस्थेनोस्फेयर, जिसमें क्या है, मैग्मा, गर्म है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत नीचे है, लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर नीचे। तो ये प्लेटें जो है ना, ये आपस में मूवमेंट करती हैं ऐसे, या तो इधर जाएंगी या फिर इधर जाएगी, या फिर हो सकता है इधर जाए या इधर जाए, या ये इधर जाए या इधर जाए, या दोनों ऐसे हैं। अब इन मूवमेंट के आधार पर, इनको मूवमेंट को क्या क्या बोला जाता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें बेसिकली 3 प्रकार की गति होगी। देखो, एक तो होगी जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है, डाइवर्जेंट। वहीं 2 प्लेटें, अब जैसे ये 2 प्लेट है, हो सकता है ये इधर जा रही हो, तो इस प्लेट के इधर में कोई दूसरी प्लेट होगी, तो ये इससे क्या होगी, पास में जाएगी, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। यदि इसके पास जाएगी तो कन्वर्जेंट। वहीं ये तीनों ऐसे पैरेलल मूवमेंट करेंगे तो इसको पैरेलल मूवमेंट बोलते हैं। तो 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म पे ही ये सब कुछ तैर रहा है। तो प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, लिथोस्फीयर आपके समझ में आया होगा। अब ये जो मूवमेंट होता है, ऐसे जो ऐसे 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 या ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है, ये कंट्रोल होता है 2 प्रकार की फैक्टर से, या 2 प्रकार की जो मूवमेंट है उसकी वजह से। अर्थ के 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एंडोजेनिक, एंडोजेनिक, दूसरा होगा आपका एक्सोजेनिक। मतलब एंडोजेनिक, एंडो मतलब आंतरिक, ये होता है आंतरिक फोर्स, और एक्सोजेनिक फोर्स यानी बाह्य प्रक्रम या बाह्य बल। कुछ जो मूवमेंट होती हैं प्लेट्स की, उसको, उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ फोर्स काम करते हैं। कुछ होते हैं एंडोजेनिक, कुछ होते हैं एक्सोजेनिक। कुछ पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, कुछ पृथ्वी के बाहर से काम करते हैं। तो बेसिकली हम सीखेंगे पृथ्वी के अंदर से काम करने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। इनको बोला जाता है सडन। पृथ्वी के अंदर से जो भी चेंजेस आएंगे वो होंगे सडन मूवमेंट की वजह से, या सडन फोर्स इसको बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा सडन फोर्स क्यों आते हैं। इन सडन फोर्स के अंदर अंदर कौन कौन से होंगे। एक तो होगा आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है वो सडन आता है कि नहीं आता है, अचानक से आएगा अर्थक्वेक। दूसरा वैल्कोनिक इरप्शन, वैल्कोनो इरप्शन हो गया। तीसरा हो गया आपका लैंडस्लाइड। ये सभी कंट्रोल करती हैं किस चीज को, पृथ्वी की गति को या मूवमेंट को। एक्सोजेनिक यानी बाह्य प्रक्रम, या बाहर से जो प्रक्रम होते हैं या बाहर से जो फोर्स काम करते हैं, वो कौन कौन से हैं। इनमें 2 तरह के प्रक्रम काम करते हैं। एक तो इरोजनल, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब ये इरोजनल और डिपोजिशनल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इरोजनल और डिपोजिशनल जो प्रक्रम है, यानी जो वेदरिंग का जो काम होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। विंड ये काम करेगी, हवा के द्वारा होगा। वाटर ये काम करेगी, वाटर के द्वारा ये काम होगा। सी वेव्स ये काम करेगी, यानी समुद्र की जो तरंग है वो भी काम करती हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर हो गए आपके, और पेरीग्लेशियर पर हिमानी प्रक्रम हो गए आपके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स फैक्टर होते हैं जो कि पृथ्वी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कुछ एंडोजेनिक, कुछ एक्सोजेनिक। अभी हम फोकस करेंगे एंडोजेनिक पे, फिर हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक। सब चीजों को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि
सडन फोर्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जब ये काम करते हैं तो किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, किस प्रकार के लैंडफॉर्म का विनाश होता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं सडन फोर्स पे। सडन फोर्स में एक और होता है आपका डायस्ट्रोफिक, पटल विरूपणीय बल। डायस्ट्रोफिक फोर्स। दूसरा होता है बिल्डिंग, इससे होगा क्या, बिल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है। ये हालांकि आपके यहाँ समझाया नहीं गया है, जितने भी हमारे यहाँ फोल्डिंग माउंटेन होते हैं वो इसी फोर्स के कारण बनते हैं। जैसे हिमालय हो गया, आपके रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, ये जितने भी फोल्डेड माउंटेन हुए हैं वो इसी फोर्स के कारण हुए हैं। हालांकि आपके चैप्टर में ये है नहीं, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो पे ही फोकस करेंगे। एंडोजेनिक में भी क्या, पर्टिकुलरली सडन फोर्स। सडन फोर्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका अर्थक्वेक या वोल्केनिक। सबसे पहले हम फोकस करेंगे वोल्केनो पे। वोल्केनो, इसको समझाने के लिए मेरे को एक आकृति बनानी पड़ेगी, जैसे बना लेता हूं। आपको मैंने बताया कि सब जो मेंटल है, मेंटल में क्या है, ये इसको क्या बोलोगे आप, लावा, ये सॉरी मैग्मा। इसको क्या बोलोगे, मैग्मा। ये मैग्मा है, तरल है बिल्कुल, और टेम्परेचर कैसा है, हाई। टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा। और टेम्परेचर यहां ज्यादा है, ये आपको समझ में आ गई। इसके ऊपर क्या है, विभिन्न प्रकार की प्लेट्स, जैसे ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट। छोटी छोटी प्लेटें तो 12-14 हैं, लेकिन बड़ी प्लेटें 6 हैं, मेजर प्लेट 6 हैं। तो जब ये नीचे आपका जो मैग्मा है ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो इसकी वजह से इसमें क्या एक एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब इसमें एनर्जी आएगी, जैसे हमारा हाथ बंद है, हाथ में कोई एनर्जी आएगी, या आप ये मानो कि आपके पास कोई गुब्बारा है, बिल्कुल बंद गुब्बारे में एकदम से हवा बढ़ेगी या एनर्जी उसमें आएगा तो क्या करेगा, वो एकदम से फूट जाएगा। सेम चीज क्या होती है, यहाँ जो एनर्जी होती है वो यहाँ रह नहीं पाती, उसको स्पेस चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो अपना रास्ता ढूंढेगी, यहाँ ढूंढेगी, यहाँ ढूंढेगी, यहाँ ढूंढेगी। जहां भी उसको प्रॉपर रास्ता मिलेगा निकलने का, वहां से ये प्लेट को क्या कर देगी, फाड़ देगी, 2 टुकड़ों में बांट देगी। जैसे मानो ये 2 प्लेट्स हैं, इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एनर्जी जनरेट हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहां भी हो रही है, यहां भी हो रही है। अब एनर्जी का क्या होता है, हमेशा हाई सोर्स से लो सोर्स की तरफ चलती है। तो लो सोर्स नीचे तो जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे तो ज्यादा कठोर है। वो जो लिथोस्फेयर के नीचे का जो एरिया है, क्रस्ट के नीचे क्रोड का, वो तो बहुत ही सॉलिड है, उसको तो पार कर नहीं सकती। तो वो जो दुर्बल है, बिल्कुल जो उससे कमजोर है, जिसको वो आसानी से पार कर सकती है, उसकी तरफ रुख करेगी। अब रुख भी कहां करेगी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब रुख करेगी तो जो प्लेट्स हैं वो देखेगी, प्लेट्स का जॉइंट, प्लेट जो जॉइंट है वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे या प्लेट का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो प्लेट का बिल्कुल बीच का हिस्सा है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा, उसको आसानी से वो क्या कर देगी, यूं कर देगी, यूं। अब आपने देखो, नोटिस करो, नीचे से प्रेशर लगेगा, इसको नीचे से प्रेशर जब लगेगा तो यूं खुलेगी प्लेट, और फिर इधर से मैग्मा बाहर निकलेगा, किधर से, इन दोनों के बीच से, जब यहाँ एक दरार बन जाएगी। अब वापस आ जाते हैं हम इसमें, नीचे से उसने मूवमेंट किया, ये एक प्लेट यहां बन गया पूरा एक आपका दीवार। इससे क्या होगा, मैग्मा बाहर आएगा और डिपॉजिट होता चला जाएगा, यूं डिपॉजिट होगा, यूं डिपॉजिट होगा, यूं डिपॉजिट होगा, यूं डिपॉजिट होगा। समझ में आ गया आपको पूरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब समझने की चीज ये है कि अंदर जब ये था तो इसको बोला जाता था मैग्मा। जब ये बाहर आकर और ये ठंडा होकर जमा हो गया तब इसको बोला जाएगा लावा। अब आपको लावा और मैग्मा में समझ में आ गया होगा।
ये जो पतली सी नली बनी है, ये नली जिसके माध्यम से ये बाहर आ रहा है, इसको बोला जाता है वेंट। क्या बोला जाता है इसको? वेंट। लावा आ गया, वेंट आ गया। अब ये जो एक बड़ा सी जगह देखो जमा होगा यूं, देखो कैसी आकृति बन रही है इसमें, है ना, ये देखो कैसी आकृति बन रही है। तो ये जो झील नुमा है, ये देखो झील, इसको बोला जाता है क्रेटर। इसको क्या बोला जाएगा? क्रेटर। आपने क्रेटर लेक के बारे में सुना होगा। तो जब वोल्केनिक इरप्शन बंद हो जाता है तो बारिश का पानी इसमें जमा हो जाता है, तो ये लेक्स का निर्माण कर देती हैं। इसको क्रेटर लेक्स भी हम बोलते हैं। अब जब ये निकलती है इधर से नीचे से, तो इसी एनर्जी से फुल होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका होता है। तो ये लावा के साथ साथ और भी कई चीजें इसमें होती हैं, और भी कोई कंपोनेंट। कैसे? इसमें गैस बहुत होती है, रेडान गैस बहुत ज्यादा होती है इसमें, रेडान। और एस मतलब कुछ धुआं, गुबार जैसी चीजें इसमें से बाहर निकलती हैं। अब देखो ये तो क्रस्ट है, आपको अच्छे से पता लग गया। क्रस्ट को तोड़कर तो बाहर निकली है। नीचे आपका मेंटल है, आपको मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूं। और इसको पूरे को बोला जाता है, जहां ये मैग्मा है इसको बोला जाता है मैग्मा चेंबर। क्या बोला जाता है इसको? मैग्मा चेंबर। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे वोल्केनिक जो मैकेनिज्म है वो काम करता है। अब फर्दर हम शिफ्ट करेंगे, हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। तो अभी तक हमने सीखा एंडोजेनिक जो फोर्स है उसमें वोल्केनिक इरप्शन के नीचे का जो मैग्मा है वो किस तरह से पृथ्वी की प्लेट्स का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब अर्थक्वेक के बारे में हम सीखते हैं, उसको हम भी एक मॉडल की सहायता से समझेंगे। जैसे मानो ये आपकी अर्थ है, आप इस अर्थ के अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, मानो ये बीचों बीच का एरिया है इसका, है ना, ये क्या हो गया आपका इक्वेटर, बाहर की तरफ से, अंदर से नहीं। जब आप इसके नीचे में जाएंगे तो कुछ दूरी तक तो क्रस्ट होगा, फिर उसके नीचे जाएंगे तो मेंटल होगा, बिल्कुल बीच में चले जाएंगे, बिल्कुल बीचों बीच, वहां क्या होगा आपका कोर, क्रोड। तो मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर सियाल, सीमा, निफे। सियाल मैंने आपको बताया था सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, फिर सीमा बताया था, फिर निफे बताया था। तीनों चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, पिछले जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था ज्योग्राफी का, उसमें आपको क्लियर कर दिया था। अब अर्थक्वेक कैसे काम करता है? अर्थक्वेक के का भी वही कंसेप्ट है। इस पृथ्वी के अंदर जो मेंटल जो एरिया है, मेंटल में क्या होगा, वही आपकी एनर्जी पैदा होगी, वेव्स चलेंगी। वेव्स कहां से कहां चलती हैं? हाई सोर्स टू लो सोर्स, यानी जहां से एनर्जी जनरेट हो रही है उधर से जाएगी कहां? जिधर कम एनर्जी है। आपने ये कंसेप्ट पिछले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो हवा है वो कहां से कहां को चलती है? ठंडे से गर्म की ओर। फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे, वो क्लाइमेटोलॉजी का कंसर्न हो गया। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी में हैं। तो इसमें क्या है कि मेंटल में वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी, एनर्जी बनेगी। अब उस एनर्जी की मात्रा इतनी कम होगी कि वो जो क्रस्ट होती है उसको बराबर टुकड़ों में क्या नहीं कर सकती, वो बांट नहीं सकती, या उसको चीर नहीं सकती, या फाड़ नहीं सकती, तो बाहर नहीं आएगी। तो होगा क्या, वो एनर्जी आएगी, क्रस्ट से टकराएगी, टकराने पे होगा क्या, इसमें एक कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, उसी को बोला जाता है अर्थक्वेक। तो ये कब होता है? जब वोल्केनिक इरप्शन पूरी तरह से नहीं हो पाता, या इतनी मात्रा नहीं होती उनकी वेव्स की कि वो पृथ्वी की सतह को फाड़ सके, तब क्या आएगा आपका अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में भी दो चीजें देखो, ये मानो आप पूरी पृथ्वी है, यहां अर्थक्वेक आया, यहां सबसे पहले अर्थक्वेक महसूस किया गया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से सीधे 90 डिग्री के नीचे जाओ, बिल्कुल इससे बिल्कुल 90 डिग्री नीचे की तरफ, ऐसे नहीं, बिल्कुल अंदर जाएंगे तो वहां एक पॉइंट होगा जहां सबसे पहले वेव जो जनरेट हुई होंगी उसको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है उसको? फोकस। उसको बोला जाता है आपका फोकस। देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको फोकस समझ में आ गया। वहीं एक और, जहां पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले अर्थक्वेक को महसूस किया जाता है उसको बोला जाता है एपीसेंटर। उसको बोला जाता है एपीसेंटर। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो वेव्स होती हैं, वेव्स को उनकी वेवलेंथ के आधार पर और उनकी वेलोसिटी के आधार पर तीन प्रकार की वेव जिसमें आती हैं, पी, एस और एल।
तीन प्रकार की इसमें वेव्स आती हैं, पी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल, तीन प्रकार की वेव जिसमें आती हैं। तो ये हम आपको अभी नहीं बता रहे क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, फिलहाल हम जनरल ओवरव्यू इसका देख रहे हैं। तो अब आपको पता लग गया कि वाइब्रेशन जो है वो कहां से कहां को चल रहा है, नीचे फोकस है पृथ्वी के अंदर। तो फोकस कहां बनेगा, पृथ्वी के बिल्कुल अंदर मेंटल में, और एपिसेंटर कहां बनेगा, अर्थ सरफेस पे। अब सबसे पहले यहां अर्थ सरफेस पे महसूस की गई क्या, वेव्स या आपका वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन धीरे 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 चारों तरफ फैलेगा, ऐसे फैलता चला जाएगा। यहां हमने महसूस किया, यहां से यहां फैला, यहां से यहां फैला, यहां से यहां फैला, यहां से यहां फैला, चारों तरफ फैलेगा। लेकिन जो स्पीड, जो गति, जो मार यहां होगी वो यहां नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले यहां हो, और जैसे जैसे वो क्रस्ट को पार करेगा उसका जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। तो जो स्केल यहां होगा वो स्केल यहां नहीं होगा। ये आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। एक मॉडल की मदद से हमने सीख लिया फोकस कहां बनता है, एपिसेंटर क्या होता है, कहां सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। अब जनरल चीज, इस अर्थक्वेक को मापने के लिए, इस अर्थक्वेक को मापने के लिए एक जनरल वो होता है इक्विपमेंट, उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिसकी मदद से यह पता किया जाता है कि कितने स्केल का या कितनी भयानक स्थिति का अर्थक्वेक यहां नोट किया गया है। सिस्मोग्राफ पर जब अर्थक्वेक को मापते हैं तो उसको मापने की जो इकाई है वो है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, जितना स्केल ज्यादा होगा उतना ही भयंकर या बर्बादी, डिस्ट्रक्शन का क्या होगा, आपका अर्थक्वेक होगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे 2.0 यानी 2 रिएक्टर स्केल का यदि अर्थक्वेक आता है, रिएक्टर स्केल मतलब जो वेव्स आई हैं, जो वेव्स यहां आई हैं उनकी स्पीड का कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल पे यदि इसका पैमाना 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही मिनिमम और लेस क्वालिटी का, क्या लेस क्वालिटी का क्या होगा, अर्थक्वेक। मतलब इससे ज्यादा जन और धन की क्षति किसी प्रकार से नहीं होगी। वहीं यदि हम इसको बढ़ा दें, 5 कर दें, यानी अर्थ सिस्मोग्राफ से नापा गया कि जो अर्थक्वेक आया उसकी गति रिएक्टर स्केल पर है 5 का मतलब हो गया कि यह बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इट कैन कोज ऑफ डैमेज, यह डैमेज क्रिएट कर सकता है और चीजों को ऊपर नीचे से गिरा जा सकता है। जैसे मानो अर्थक्वेक आया, हमारे घर के किसी बर्तन वगैरह ये रखे हैं वो हिलेंगे, ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो उनको गिरा सकता है, इतना इस पे वो होता है। लेकिन फिर भी बिल्डिंग वगैरह नहीं गिरेंगे इससे। लेकिन 5 से ज्यादा या 6 से ज्यादा रिएक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आएगा तो इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो कि आपका कल्चरल लैंडफॉर्म, लैंडस्केप होते हैं जो कि आदमी बनाता है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, ये सब चीजें भी क्या हो सकती हैं, धराशायी हो सकती हैं, गिर सकती हैं, कोलैप्स कर सकती हैं। इससे होगा क्या, जन और धन और सब चीज की बर्बादी होती है। अब आपको पता लग गया होगा कि वोल्केनिक और अर्थक्वेक में क्या अंतर है, अर्थक्वेक का क्या सिस्टम है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अभी तक प्रिडिक्शन इसका नहीं लग पाया क्योंकि ये एंडोजेनिक है। पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, इतने बड़े लेवल पर तो आदमी जा ही नहीं सकता। अभी आदमी जो है वो पृथ्वी के क्रस्ट से ऊपर से सिर्फ 12 किलोमीटर पहुंचा है, अंदर तो कितना है 6320 किलोमीटर, इतना बाकी है। तो इतने अंदर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है और इतना हाई हो जाता है कि लोहा भी गल जाता है। तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आदमी अंदर जा पाएगा। तो अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, इसको मापने का अभी तक कोई स्टैंडर्ड चीजें नहीं है। सिर्फ रिएक्टर स्केल पे हम इन चीजों को मापते हैं कि या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो है
अर्थक्वेक पर्टिकुलर स्थान पर आ सकता है, प्रेडिक्ट हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो अर्थक्वेक आता है तब कुछ वेव्स जनरेट होती हैं जिनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये जो वेव्स होती हैं इनको सबसे पहले कुछ जानवर जो होते हैं जल्दी महसूस कर लेते हैं। जैसे स्नैक जो होते हैं ना, स्नैक्स, वो पृथ्वी के अंदर बिलों में रहते हैं, क्रस्ट में। तो जब ये वेव्स चलती हैं अपने फोकस से, तब पृथ्वी पर पहुंचने तक पहले यानी एपिसेंटर पे आने से पहले इनको महसूस हो जाता है और स्नैक्स जो है वो बड़ी मात्रा में अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। तो इनके जो अजीब बिहेवियर होता है, एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है, उससे लोगों को अनुमान लगता है। और हम क्या कर सकते हैं, जो फिश होती है ना, फिश किसमें, पोंड में या तालाब में या सी वाटर में, वो भी अजीब तरह की एक्टिविटी करने लग जाती हैं। उनमें एजिटेशन हो जाता है, परेशान हो जाती हैं वो, उससे आदमी वो लगाता है। और सबसे बढ़िया जो फेमिलियर इसका जो असिस्टेंट है वो हमें मिलता है डॉग से। कुत्ते जो है उनकी कैपेसिटी इतनी तगड़ी है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को बहुत आसानी से सुन लेते हैं और जल्दी इसके खिलाफ क्या करते हैं, वो अजीब सा बिहेव करेंगे, यानी जैसे भौंकना शुरू कर देंगे या अजीब सा उनका बिहेव हो जाएगा। तो एनिमल बिहेवियर ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हमें इस बारे में अच्छे से पता लग जाता है। वैसे प्रेडिक्शन का अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम पता कर सकें, लेकिन एनिमल के बिहेवियर के आधार पर ये चीजें पता की जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बताएंगे आपको। हमारे गुजरात के भुज में, मैं आपको गुजरात और भुज दोनों दिखाता हूँ। हमारे गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को एक वो आया था अर्थक्वेक, और उसमें बड़े लेवल पर क्या हुआ था, मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। देखो ये आपका है गुजरात, गुजरात में ये क्या है, भुज, ये देखो भुज, ये रहा भुज, याद रखिएगा इसको ना। तो भुज में क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001, मैं लिख देता हूं यहां, 26 जनवरी 2001 को एक अर्थक्वेक आया था और उससे बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो धराशायी हो गई थी। काफ़ी लोगों की उसमें मौत हुई थी, काफ़ी जानवर उसमें मर गए थे और उसके बाद में कई तरह की समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ा था या लोगों को करना पड़ता है। सारे एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, सारा जो लैंडस्केप है वो तहस नहस हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी भयावह स्थिति होती है। तो एंडोजेनिक में हमने अर्थक्वेक, अब आपको पता लगा अर्थक्वेक और वोल्केनिक चीजें हैं कैसे पृथ्वी के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही हैं। जैसे पहली बार वोल्केनिक इरप्शन पड़ा, तो जब वो आएंगी क्या आपकी अर्थक्वेक वेव्स, तो वो भी तो पृथ्वी में वाइब्रेशन पैदा करेंगी क्रस्ट में, तो ये मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। तीसरा है हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बारे में हालांकि आपकी बुक में ज्यादा नहीं दे रखा है, तो इसको डिस्कस करने से पहले हम अर्थक्वेक पे कुछ और चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। जब अर्थक्वेक की स्थिति आए तब आदमी को क्या करना चाहिए, यानी आदमी को कहाँ छुपना चाहिए। जैसे कभी आपको ऐसा महसूस हो कि अर्थक्वेक जैसी स्थिति हो रही है, तो मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ। तो कहाँ कहाँ आप ऐसी जगह जहाँ शेल्टर कर सकते हैं या वहां आप छुप सकते हैं। छुपने की जगह क्या क्या हो सकती हैं, किचन का जो काउंटर होता है, मतलब ऐसी जगह कि जहां से आप अपने को बचा सकें। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छत के नीचे होंगे, छत के नीचे होंगे तो वाइब्रेशन से यदि बिल्डिंग गिरेगी तो पूरा मलबा आपके ऊपर गिरेगा और आप क्या हो जाएंगे, वहीं बहुत कम समय में वो कर जाएंगे। या फिर वाइब्रेशन के दौरान हो सकता है कोई ऐसी चीज आपके सर पर टकराए जिससे कि ज्यादा नुकसान हो जाए। तो किचन का जो आपका काउंटर होता है उसके नीचे आप छुप सकते हैं, या आपके घर में कोई टेबल या कोई ऐसी चीज जिसके नीचे आप छुप सकते हैं। और ये सब चीजें भी ना हो तो जो ये कमरा है, तो कमरे का जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर के सहारे आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ डैमेज होने के कम चांस होते हैं, क्योंकि जब भी मलबा गिरेगा तो बीच में और साइड में गिरेगा, कॉर्नर हमेशा बचा रहता है। कभी भी नोटिस करना आप, ठीक। इन चीजों से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और किन चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कोई फायर प्लेस है जहां आग
का स्थान है वहां से आप दूर चले जाओ, क्योंकि आग से, भूकंप से मरे ना मरे, आग से पहले आदमी मर सकता है। दूसरा, विंडो वगैरह, शटर वगैरह या फिर आपके मिरर्स, पिक्चर फ्रेम, इनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, जो कि टूटकर जल्दी नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और इसका प्रिपेयरनेस का क्या है कि आजकल कुछ ऐसे सिस्टम बने हैं कि जैसे मानो एपी सेंटर पे यहां जनरेट हुआ तो यहां के लोगों को पहले पता लग जाता है। कुछ ऐसा सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट हुआ है, हमारे वैज्ञानिकों ने, ऐसा साइंटिस्ट ने ऐसा किया है कि जैसे ओशन बॉडी में कहीं अर्थक्वेक जनरेट हुआ तो उसका इम्पैक्ट लैंड पे आने में कुछ समय लगता है, और उससे पहले 2-4 घंटे पहले क्या कर लिया जाता है, वार्निंग दे दी जाती है। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये लोगों में होना चाहिए कि अर्थक्वेक के समय जो वार्निंग दी जाएगी तब हमें कैसा बिहेव करना है। चलो अब हम फोकस करते हैं लैंडस्लाइड पे। लैंडस्लाइड होती कहाँ है? लैंडस्लाइड हमेशा होगी आपके माउंटेन्स में। कहाँ होगी? माउंटेन्स में या प्लेट्यू में। प्लेट्यू में भी हो सकती है आपकी, है ना। प्लेन्स में कभी भी लैंडस्लाइड नहीं होता। लैंडस्लाइड का क्या कंसेप्ट है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है, पहाड़ के इधर से रास्ता जा रहा है यूं, फिर ये पहाड़ है, फिर इसके इधर से रास्ता जा रहा है। तो लैंडस्लाइड के दौरान लैंडस्लाइड होती क्यों है? वही एंडोजेनिक फोर्स, अर्थक्वेक इसके नीचे भी आएगा तो पूरा पहाड़ हिलेगा। हिलने से होता क्या है कि कुछ चट्टानें इसकी गिरकर नीचे आ जाती हैं और उससे बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसको लैंडस्लाइड बोलता है। और लैंडस्लाइड का कारण भी एंडोजेनिक फोर्स होता है। हालांकि लैंडस्लाइड का कारण मैन मेड एक्टिविटी भी होती है या एक्सोजेनिक फोर्स भी होते हैं। इसको प्रॉपरली वहां रखना गलत है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी लैंडस्लाइड हो जाती है। जैसे कई बार माइनिंग के कारण आदमी क्या करता है, विस्फोट जैसे एक्टिविटी वो करता है, यहाँ जो आपका विस्फोटक पदार्थ है उनको विस्फोट करते हैं, तो उससे भी लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये चीजें हो गई आपकी पूरी तरह से एंडोजेनिक चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब पूरा हम फोकस करेंगे किस पर? एक्सोजेनिक। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सोजेनिक जो फोर्स हैं, बाह्य जो फोर्स हैं, उनको सीखेंगे, जिसमें विंड, वाटर, आपकी आइस, ग्लेशियर्स, सी वाटर, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होंगे वो पूरा करें। थैंक यू वेरी मच।